नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। ये कहानी आपके मनोरंजन और सीख के लिए तैयार की गई है, जिसे हमने बेहद आसान और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी के मूल अधिकार इसके असली लेखक के पास है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। एयरपोर्ट के रनवे पर खड़े होकर मू यूनयून और ली यूलिंग मंत्रमुग्ध होकर क्षितिज पर फैले उस विशाल समुद्र को निहार रही थी। दूसरी ओर लिन रोक्सी अभी भी एक गहरे सदमे में थी। वह मन ही मन समय और दूरी का हिसाब लगा रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। यहाँ तो पहले से ही शाम हो चुकी है, रोक्सी ने बुदबुदाते हुए कहा। दुनिया के सबसे तेज जेट को भी एज्योर विंड सिटी से दक्षिणी द्वीप राष्ट्र सदर्न आइलैंड नेशन पहुंचने में कम से कम 5 घंटे लगते हैं। हम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? लुतियान ने मुस्कुराते हुए रोक्सी की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया। खैर, वह तो महज किताबी रिकॉर्ड की बात है, उसने रोक्सी की आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारे इस प्यारे छात्र के पास ऐसी कई गुप्त चीजें हैं जो दुनिया की नजरों से छिपी हैं, तुम्हें पता है ना? हे भगवान, सब हमें देख रहे हैं। रोक्सी शर्म से लाल हो गई क्योंकि मू यूनयून और ली यूलिंग उन दोनों की ओर शरारत से देख रही थी। भाई जुन, ये तो गलत बात है। आप सिर्फ सिस्टर लिन को ही क्यों पकड़ रहे हैं? मू यूनयून ने लुतियान का दूसरा हाथ थाम लिया और बनावटी गुस्से के साथ अपनी आवाज में मिठास घोलते हुए बोली। लुतियान जोर से हंसा। चिंता मत करो, मैं तुम तीनों को एक साथ अपनी बाहों में भर सकता हूँ। उसने ली यूलिंग को भी अपनी ओर खींच लिया, जिससे तीनों लड़कियां उसकी गर्माहट महसूस करने लगीं। शाही स्वागत और खरीदारी का जुनून। हवाई अड्डे के बाहर वांग यी हाथ जोड़कर खड़ा था। स्वागत है यंग मास्टर और देवियों। उसके पीछे खड़ी एक लंबी चमकदार लिमोजीन को देखकर ली यूलिंग और मू यूनयून की आंखें खुशी से चमक उठीं। क्या यह मेरी पहली विदेश यात्रा है? मैं बहुत उत्साहित हूँ। ली यूलिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वहीं रोक्सी अभी भी चकित थी कि जो शहर कुछ दिन पहले दंगों की आग में जल रहा था, वह आज इतना साफ और शांत कैसे दिख रहा है। यूनयून और यूलिंग ने तुरंत शॉपिंग मॉल जाने की जिद पकड़ ली। मॉल पहुंचते ही लड़कियों के चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। मू यूनयून और ली यूलिंग, जो खरीदारी के मामले में रोक्सी से ज्यादा अनुभवी थी, उन्होंने उसे भी अपनी मस्ती में खींच लिया। सिस्टर लिन, ये ड्रेस देखिए, आप पर बहुत जचेगी। यूनयून ने एक सुंदर लिबास दिखाते हुए कहा। रोक्सी ने जब ब्रांड और उस पर लिखी कीमत देखी तो उसे लगा जैसे उसे चक्कर आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा महंगा है, रोक्सी हकलाते हुए बोली। मैं ये सब नहीं खरीद सकती। तभी लुतियान ने उसे पीछे से गले लगा लिया। खैर, मुझे लगता है कि यह एक अमीर बॉयफ्रेंड होने का सबसे बड़ा फायदा है ना? रोक्सी, तुम चाहो तो ये पूरा मॉल खरीद सकती हो। रोक्सी का चेहरा फिर से लाल हो गया जब उसने देखा कि आसपास के लोग उन्हें देख रहे हैं। लुतियान ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए स्टोर असिस्टेंट को इशारा किया। मुझे ये सब चाहिए। सब दंग रह गए जब कैशियर ने लुतियान से एक पैसा भी नहीं मांगा और मुस्कुराकर उसे विदा कर दिया। चिंता मत करो मेरी प्यारो, सरकार सब कुछ भुगतान कर रही है, लुतियान ने हंसते हुए बताया। एक मदहोश कर देने वाली रात की तैयारी। जल्द ही वे एक बेहद आलीशान होटल के कमरे में पहुंचे, जहां की बालकनी से समुद्र की उठती लहरें साफ दिखाई दे रही थीं। होटल के बेहतरीन व्यंजनों का आनंद लेते हुए और समुद्र की ठंडी हवाओं के बीच लुतियान ने एक शरारती सवाल किया। तो क्या इरादा है? नाइट ड्राइव पर चलना है या कुछ और मजा करना है? छी, तुम बहुत बड़े ठरकी पवीक हो, यूनयून और रोक्सी ने एक साथ कहा, लेकिन लुतियान की आंखों की बेशर्मी साफ बयां कर रही थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मू यूनयून, जो लुतियान की हर इच्छा को बखूबी जानती थी, उसने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। बहुत अच्छे मेरे डार्लिंग, तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ। यहाँ की स्थिति मैं संभाल लूंगी। लुतियान के शावर लेने जाते ही मू यूनयून को कुछ पेपर बैग्स मिले जिनमें लुतियान द्वारा लाए गए विशेष कपड़े लॉन्जरे थे। उन कामोत्तेजक लिबासों को देखकर ली यूलिंग के होंठ कांपने लगे। यूनयून, क्या हमें ये पहनना होगा? बेशक, अपने पति को खुश करने के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। यूनयून ने मुस्कुराते हुए रोक्सी की ओर देखा। रोक्सी अपनी टीचर वाली गरिमा और अपनी इच्छा के बीच फंसी हुई थी। यूनयून ने उसे समझाते हुए कहा कि इस कमरे की चारदीवारी के भीतर वह कोई टीचर नहीं है। अध्याय का अंत तब होता है जब लुतियान शावर लेकर केवल एक तौलिए में बाहर आता है और बेडरूम का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बिस्तर पर उसकी तीनों सुंदरियां उस विशेष लिबास में सजी उसका इंतजार कर रही थीं, जिसकी उसने कल्पना की थी। जब लुतियान जुनतियानयुन शावर लेकर बेडरूम में दाखिल हुआ तो कमरे का तापमान अचानक कई डिग्री बढ़ गया। उसके सामने का दृश्य किसी कामुक सपने जैसा था। मू यूनयून ने वाकई अपनी चतुराई से लुतियान की उस स्कूल लाइफ वाली फैंटेसी को हकीकत में बदल दिया था। एक आकर्षक अवतार और अनुशासन का नाटक। सबसे पहले उसकी नज़र लिन रोक्सी पर पड़ी। उसने सफ़ेद रंग की एक बेहद टाइट शर्ट पहनी थी जिसके ऊपरी 2 बटन जानबूझकर खुले छोड़े गए थे, जिससे उसकी सुराहीदार गर्दन और गहरी घाटी साफ झलक रही थी। उसकी आंखों पर चढ़ा काला चश्मा और पैरों में पहनी गई फिशनेट स्टॉकिंग्स उसे एक सख्त कोल्ड टीचर का रूप दे रही थीं। उसके दाईं ओर ली यूलिंग एक मासूम छात्रा की तरह 2 चोटी बनाए बैठी थी, जिसकी छोटी स्कर्ट उसकी जांघों के ऊपरी हिस्से तक ही थी। वहीं बाईं ओर मू यूनयून एक बिगड़ेल छात्रा डिलिंक्वेंट के अवतार में थी। उसके बिखरे बाल और शर्ट के खुले कॉलर उसकी विद्रोही सुंदरता को बयां कर रहे थे। लुतियान के खून में उत्तेजना की लहर दौड़ गई। उसने फौरन अपनी आवाज़ को एक सहमे हुए छात्र जैसा बनाया और बोला, टीचर लिन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लिन रोक्सी ने अपने चश्मे को ठीक किया और एक रोबीली आवाज़ में कहा, छात्र जुन, क्या तुम्हें पता है कि क्लास में देर से आने की क्या सज़ा मिलती है? तुम्हें आज और अधिक पढ़ाई करनी होगी। लुतियान मुस्कुराते हुए यूनयून और यूलिंग के बीच बैठ गया।
उसे केवल एक छोटे तौलिए में अपने इतना करीब देख रोक्सी के गाल गुलाबी हो गए, पर उसने अपना नाटक जारी रखा। 2 पैरों की सजा और उत्तेजना का खेल। लेकिन कुछ ही पल बीते थे कि मू यूनयून ने लू तियान के एब्स पर अपनी उंगलियां फेरना शुरू कर दिया। रोक्सी ने उसे डांटते हुए कहा, यूनयून, क्लास में खलल मत डालो। लेकिन यूनयून ने शरारत से लू तियान की गर्दन पर हल्का सा काट लिया और बुदबुदाई, भाई जुन, क्या तुम्हें मेरी व्यवस्था पसंद आई? रोक्सी अपनी कुर्सी से उठी और लू तियान के करीब आई। उसने अपना पैर उठाया और लू तियान के घुटने पर रखते हुए धीरे से उसके तौलिए को हटा दिया। लू तियान की मर्दानगी को पूरी तरह आज़ाद देख रोक्सी ने एक गहरा घूंट भरा। इतना आज्ञाहीन छात्र, जुन त्यानयुन, अब तुम्हें सजा मिलेगी। रोक्सी ने अपने रेशमी पैरों और स्टॉकिंग से लू तियान को सहलाना शुरू किया। लू तियान को यह फुटजॉब अविश्वसनीय रूप से मादक लग रहा था, खासकर तब जब वह रोक्सी की स्कर्ट के अंदर देख सकता था कि उसने भी नीचे कुछ नहीं पहना है। उसी समय ली यूलिंग ने लू तियान की उंगलियों को अपनी गहराई में आमंत्रित किया और उसकी सिसकारियां पूरे कमरे में गूंजने लगीं। 3 व्यावहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज। रोक्सी के पैरों की गति तेज होती गई और लू तियान के चरम पर पहुंचते ही रोक्सी की स्टॉकिंग्स उसके सार से भीग गईं। इसके बाद मू यूनयून और यूलिंग ने रोक्सी को उकसाया, टीचर लिन, एक शिक्षिका होने के नाते क्या आपको हमें व्यावहारिक ज्ञान नहीं देना चाहिए? रोक्सी ने अपनी झिझक त्याग दी और लू तियान के ऊपर सवार होकर उसे वह सुख दिया जिसकी उसने हमेशा कल्पना की थी। जब रोक्सी अपनी कमर तेजी से चला रही थी तो मू यूनयून और यूलिंग ने भी उसके वक्षों, ब्रेस्ट्स को चूमना और चूसना शुरू कर दिया। शिक्षक और छात्रों का यह मिलन उस रात को और भी मादक बना गया। रोक्सी अपनी कराहों को दबा नहीं पा रही थी और लू तियान की बाहों में खुद को पूरी तरह सौंप दिया। टिल्डा लिन, रोक्सी ने अपने जीवन के सबसे बड़े और सबसे कामुक सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक दिन ऐसी स्थिति में होगी। उसके सामने उसके 2 प्रिय छात्र मू यूनयून और ली यूलिंग उसके वक्षों का आनंद ले रहे थे, जबकि उसका तीसरा छात्र लू तियान, जुन त्यानयुन, उसके भीतर गहराई तक समाया हुआ था। मू यूनयून और ली यूलिंग की शरारतों और उत्तेजना ने रोक्सी को परमानंद के ऐसे स्वर्ग में पहुंचा दिया था जहां से वापस आना नामुमकिन था। सिस्टर लिन, आप नीचे से और भी कसी हुई टाइट होती जा रही हैं। लू तियान ने मजे में अपनी आंखें बंद कर लीं। मुख्य काम अभी भी लिन रोक्सी ही कर रही थी। वह मुस्कुराते हुए एक मदहोश कर देने वाली लय में ऊपर नीचे हो रही थी। छात्र जुन, टीचर तुम्हारी शारीरिक शक्ति का परीक्षण कर रही है। लिन रोक्सी ने कामुकता से अपने होंठ चाटे, उसका पूरा शरीर उत्तेजना के कारण हल्के गुलाबी रंग में रंगा हुआ था। टिल्डे, ये बहुत गहरा है। रोक्सी ने कराहते हुए लू तियान की गहराई को महसूस किया। मू यूनयून ने शरारत से रोक्सी के कान के पास फुसफुसाते हुए उसे और भी उत्तेजित कर दिया। रोक्सी की सिसकारियां अब बेकाबू हो रही थीं। उसने लू तियान से उसे पूरी तरह भर देने का आग्रह किया। लू तियान ने महसूस किया कि एक सख्त टीचर की भूमिका निभाते हुए उससे रस की मांग करना रोक्सी के अभिनय को और भी कामुक बना रहा था। जब लू तियान ने अपना सारा सार रोक्सी के भीतर छोड़ दिया तो वह आनंद से कांपते हुए उसके सीने पर ढेर हो गई। ली यूलिंग का मधुर समर्पण। अब मू यूनयून अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, लेकिन लू तियान ने मुस्कुराते हुए ली यूलिंग को अपनी बाहों में खींच लिया। मुझे लगता है कि बिगड़ल लड़कियों को थोड़ी सजा मिलनी चाहिए और अच्छी लड़कियों को पहले इनाम। मू यूनयून ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। तुम, जुन त्यानयुन, यह मेरे साथ नाइंसाफी है। ली यूलिंग ने बड़े प्यार से लू तियान की सेवा की और फिर उसकी गोद में बैठकर उस सुख को प्राप्त किया जिसके लिए वह लंबे समय से तरस रही थी। रोक्सी ने भी पीछे से यूलिंग के कोमल अंगों को सहलाते हुए इस मिलन में साथ दिया। लू तियान ने यूलिंग की कमर को कसकर पकड़ा और उसकी गति बढ़ा दी। बताओ यूलिंग, क्या तुम्हें ये पसंद आ रहा है? हाँ भाई जुन, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। यूलिंग ने चिल्लाकर अपने प्यार का इजहार किया। लू तियान के गहरे प्रहारों और रोक्सी के स्पर्श ने यूलिंग के दिमाग को पूरी तरह शून्य कर दिया था। अंत में लू तियान ने अपना सारा प्यार यूलिंग के भीतर उंडेल दिया। मू यूनयून की सजा और मिठाई। मू यूनयून सोफे पर लेटी हुई खुद को सहला रही थी और नाराज होने का नाटक कर रही थी। लू तियान उसके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, मिस मू, आपका दूसरा मुंह आपकी बातों से ज्यादा ईमानदार है। वैसे भी मिठाई डिजर्ट हमेशा आखिर में खाई जाती है। लू तियान ने मू यूनयून को फुल नेल्सन पोजीशन में उठाकर खड़ा किया और उसे वह जबरदस्त सुख दिया जिसे देख रोक्सी और यूलिंग भी दंग रह गईं। लू तियान उसे किसी वजन की तरह ऊपर नीचे कर रहा था और हर प्रहार के साथ यूनयून की सिसकारियां कमरे की दीवारों से टकरा रही थीं। रोक्सी ने शरारत से अपने फोन से यूनयून की कुछ अहेगाव तस्वीरें भी खींच लीं। मू यूनयून, मुस्कुराओ, ये तस्वीर हमेशा याद रहेगी, रोक्सी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अगली सुबह का नया मोड़। अगली सुबह लू तियान और लिन रोक्सी बालकनी पर बिना कपड़ों के समुद्र की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। रोक्सी लू तियान की बाहों में अधसोई सी थी, तभी अचानक उसका फोन बजा। यंग मास्टर जुन, प्रेसिडेंट रोजा आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। लू तियान की आंखें खुल गईं। इतनी सुबह क्या आफत आ गई? प्रेसिडेंट रोजा का बुलावा आने पर लू तियान, जुन त्यानयुन ने एक लंबी जम्हाई ली। उसने बड़े प्यार से लिन रोक्सी की बेदाग और कोमल पीठ को सहलाया और उसे गोद में उठाकर धीरे धीरे बेडरूम की ओर बढ़ा। मू यूनयून और ली यूलिंग के साथ उसे बिस्तर पर लिटाकर लू तियान ने एक ताज़ा शावल लिया और अपने खास सनग्लासेस पहनकर तैयार हो गया। जब वह बाहर निकला तो वफादार वांग यी कार के साथ उसका इंतजार कर रहा था। लू तियान ने कार की पिछली सीट पर आराम से झुकते हुए अपनी मांसपेशियों को ताना और पूछा, आखिर राष्ट्रपति ने मुझे इतनी सुबह मिलने के लिए क्यों बुलाया है? वांग यी ने ड्राइविंग सीट संभालते हुए कहा, खैर, मुझे लगता है कि कल रात कुछ बड़ा हुआ है, हालांकि मैं पूरी तरह पक्का नहीं हूँ।
लुतियान ने बीच में ही टोकते हुए पूछा, उन लोगों का स्थानांतरण रिलोकेशन कैसा चल रहा है? वांग यी का चेहरा कुछ अजीब हो गया और उसने बताया, मैं क्या कहूँ, काम उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। मैंने उनके लिए पहचान दस्तावेज़ और अन्य चीज़ों की व्यवस्था कर दी थी। उन्होंने यहाँ की भाषा भी काफ़ी अच्छी तरह सीख ली है। लेकिन किसने सोचा था कि न्यू वर्ल्ड आइल पर जिन्हें हमने रहने की जगह दी थी, उन्होंने इतने कम समय में आधुनिक बेस और इमारतें खड़ी कर ली हैं कि कोई भी दंग रह जाए। लुतियान ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराया। वांग यी का चौंकना स्वाभाविक था, क्योंकि प्लैनेट गया की वैज्ञानिक प्रगति ब्लू क्लाउड स्टार के मुकाबले बहुत आगे है। साथ ही लुतियान वहां से भारी मात्रा में निर्माण सामग्री और मशीनें भी लाया था। शी जेन का उदय और वांग यी की शामत। अचानक लुतियान के फोन से एक सुरीली आवाज़ गूंजी, अभिवादन मास्टर। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मेरा ओरिजिन ब्रेन यहाँ स्थापित हो गया है। अब मैं पहले से 100 गुना ज़्यादा तेज़ी और सटीकता से काम कर सकती हूँ। लुतियान ने चौंक कर अपने फ़ोन की ओर देखा। वाह, क्या तुमने अभी मेरा फ़ोन हैक किया है? हैकिंग एक अशिष्ट शब्द है मास्टर। मैं तो बस आपको बेहतर सेवा देने के लिए खुद को आपके फ़ोन में स्थापित कर रही थी, शी जेन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। लुतियान ने महसूस किया कि शी जेन का व्यवहार अब इंसानों जैसा होता जा रहा है। जब वांग यी ने पूछा कि यह महिला कौन है, तो लुतियान ने सादे लहजे में कहा, एक AI है। शी जेन ने तुरंत वांग यी को छेड़ते हुए कहा, नमस्ते मिस्टर वांग यी, मैं दुनिया की सबसे उन्नत AI हूँ। भविष्य में मैं आपके कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद करूंगी, इसलिए सहयोग करें, वरना मुझे आपके पर्पल मून बार वाली गुप्त तस्वीरें लीक करने में संकोच नहीं होगा। ये सुनकर वांग यी के हाथ से कार का नियंत्रण लगभग छूट ही गया था। लुतियान ने बस एक लंबी आह भरी। राष्ट्रपति भवन में लुतियान का जलवा। जल्द ही वे राष्ट्रपति भवन पहुंचे। भवन की आधी सुरक्षा लुतियान की निजी सेना के हाथों में थी। वहां के कर्मचारी लुतियान को देखते ही झुककर उसका अभिवादन करने लगे। लुतियान जब हॉल में दाखिल हुआ तो उसका अंदाज किसी दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर CEO जैसा था। वहां प्रेसिडेंट रोजा और अन्य मंत्री नाश्ते की मेज पर उसका इंतजार कर रहे थे। राष्ट्रपति ने मुस्कुराते हुए लुतियान का स्वागत किया और उसके लिए बेहतरीन रसोइयों द्वारा तैयार नाश्ता परोसा। नाश्ता परोसने वाली लड़कियों ने छोटी और उत्तेजक मेट ड्रेस पहनी हुई थी, जो लुतियान को रिझाने की एक कोशिश थी। लुतियान ने मुस्कुराते हुए नाश्ते का लुत्फा उठाया और फिर मुद्दे पर आया, तो क्या बात है? प्रेसिडेंट रोजा ने गंभीर होते हुए बताया कि फेडरल नेशन ने देश के उत्तरी हिस्से में 3 बंदरगाह बनाने और सैन्य निवेश का प्रस्ताव भेजा है। वे देश की स्थिति का फायदा उठाकर यहां अपने अड्डे बनाना चाहते थे, ताकि पड़ोसी देशों और जिया देश शेयर कंट्री पर नजर रख सकें। इतना ही नहीं, पड़ोसी देश फेलजोन भी आक्रमण की साजिश रच रहा था। लुतियान की रणनीतिक चाल। लुतियान ने शांति से अपनी कॉफी खत्म की और कहा, चूंकि ये देश मेरे अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए मैं इसे उन बाहरी भेड़ियों और लिकड़बग्घों के हाथ में नहीं जाने दूंगा। फेलजोन के हमले की चिंता न करें, मैं संवेदनशील स्थानों पर अपने सैन्य अड्डे स्थापित करूंगा। उसने आगे ऐलान किया, मैं यहाँ 2 हथियार निर्माण संयंत्र आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाऊंगा। जल्द ही ये देश दुनिया के उन्नत हथियारों का मुख्य आपूर्तिकर्ता बन जाएगा। राष्ट्रपति रोजा को अब जाकर कुछ राहत महसूस हुई। लुतियान ने वांग यी को निर्देश दिया कि वह स्थानीय युवाओं की एक निजी सैन्य इकाई तैयार करे और न्यू वर्ल्ड आइल के निवासियों के साथ तालमेल बिठाए। जाते जाते उसने शी जेन को आदेश दिया कि वह देश के हर डिजिटल सिस्टम को अपने नियंत्रण में ले ले। लुतियान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी जब उसने सोचा, अब उन आज़ादी के ठेकेदारों फेडरल नेशन को एक छोटा सा सरप्राइज देने का वक्त आ गया है। आसमान साफ था और सूरज की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। हेक्सागन बिल्डिंग में हमेशा की तरह काम की गहमागहमी थी। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसके सुनहरे बाल और चेहरे पर झुर्रियां थीं, अपने आलीशान ऑफिस में दाखिल हुआ। यह मिस्टर जॉन थे, जो फेडरल स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। जैसे ही वे अपनी कुर्सी पर बैठे, उनकी सहायक मारिया कॉफ़ी और कुछ गुप्त फाइलें लेकर आए। मिस्टर जॉन ने कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए मुस्कुराकर पूछा, प्रेसिडेंट रोजा को दिए हमारे प्रस्ताव का क्या हुआ? उन्होंने कुछ समय मांगा होगा, है ना? मारिया ने जवाब दिया, जैसा कि आपने सोचा था सर, उन्होंने कुछ दिनों का समय मांगा है। मिस्टर जॉन ने उपहास के साथ कहा, वे हमेशा बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में या तो उन्हें हमारे सामने रेंगते हुए आना होगा या हम उन्हें बेरहमी से कुचल देंगे। मारिया ने बताया कि गृहयुद्ध के बाद भी प्रेसिडेंट रोजा ने देश को बहुत अच्छे से संभाला है और वे संदिग्ध विदेशी नागरिकों को बाहर निकाल रहे हैं। मिस्टर जॉन ने ठंडे लहजे में आदेश दिया, चिंता मत करो। लियोनार्डो से कहो कि फेलजोन देश के आतंकियों से संपर्क करे, उत्तरी तट पर कुछ धमाके और हमले करवाओ, फिर ये दक्षिणी द्वीप राष्ट्र भागते हुए हमारे पास मदद के लिए आएंगे। AI का खौफ और मिस्टर जॉन की सिट्टी पिट्टी गुम। तभी मिस्टर जॉन का फोन वाइब्रेट हुआ। एक अज्ञात नंबर देखकर उन्होंने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से लुतियान जुनत्यानयुन की युवा आवाज आए, क्या मेरी बात मिस्टर जॉन से हो रही है? मिस्टर जॉन के पूछने पर कि वह कौन है, लुतियान ने मजाक में कहा कि वह बस एक मामूली इंसान है, लेकिन उसने S3 हाइपरबीम गन प्रोजेक्ट और वित्त विभाग से गायब हुए अरबों डॉलर के बारे में पूछकर मिस्टर जॉन के पसीने छुड़ा दिए। मिस्टर जॉन चिल्लाए, तुम कौन हो? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? लुतियान ने शांति से कहा, मैंने पिछले 3 दिनों की आपकी सारी फाइलें देख ली हैं। अगर मैं चाहूं तो आपके और आपकी पार्टी के सारे काले कारनामे खोद कर निकाल सकता हूं। और मिस्टर जॉन, घबराए मत, मिस मारिया ऑफिस से जा रही हैं, आप स्पीकर ऑन कर सकते हैं। मिस्टर जॉन ये सुनकर जम गए कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है।
लुतियान ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी, दक्षिणी द्वीप राष्ट्र को निशाना बनाना बंद करें। अगर मैंने कोई भी हरकत देखी तो आपका हाउसिंग इंश्योरेंस स्कैम और स्वास्थ्य मंत्री के घोटाले पूरी दुनिया के सामने होंगे। कॉल करते ही मिस्टर जॉन गुस्से और अपमान से लाल हो गए, लेकिन वे लाचार थे। दादाजी का बुलावा और फैंग होंग्यान से मुलाकात। इधर लुतियान हंसते हुए शी जेन की तारीफ कर रहा था कि उसने सेक्रेटरी को कैसे डराया। तभी उसके दादाजी जुन वुदाओ का फोन आया। दादाजी ने उसे याद दिलाया कि आज हुआंगान की शादी है और उसे जुन परिवार के युवा मालिक के रूप में वहां शामिल होना है। दादाजी ने मजाक में उसे बहू लाने को भी कहा, जिस पर लुतियान ने मासूमियत से पूछा, कौन सी वाली। लुतियान नाइट शैडो के जरिए जिया देश शेयर कंट्री वापस लौटा। वहां किंग यंग ने उसे रिसीव किया। लुतियान सीधे 100 एंटीक पवेलियन पहुंचा, जहां फैंग होंग्यान गुस्से में थी क्योंकि उनकी एक बड़ी डील लीक हो गई थी। लुतियान को देखते ही फैंग होंग्यान की नाराजगी खुशी में बदल गई। लुतियान ने अपनी आइज ऑफ फॉर्चून का इस्तेमाल किया और पल भर में उन 2 गद्दारों के नाम बता दिए जिन्होंने जानकारी लीक की थी। फैंग होंग्यान ने बिना सबूत मांगे उन पर कार्रवाई कर दी क्योंकि उसे लुतियान पर अटूट भरोसा था। इनाम के तौर पर उसने लुतियान को सबके सामने चूम लिया। क्लाइमैक्स, रिक रोल, सरप्राइज। उधर हेक्सागन बिल्डिंग में मिस्टर जॉन और एनएसए के अधिकारी उस हैकर की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे जिसने उन्हें धमकी दी थी। जैसे ही मॉनिटर पर लोकेशन फाउंड का मैसेज आया, सबकी सांसें थम गईं। लेकिन तभी स्क्रीन पर कोई मैप नहीं, बल्कि एक मशहूर गाना चलने लगा और एक आदमी स्टैंड माइक के सामने नाचने लगा। नेवर गोना गिव यू अप, नेवर गोना लेट यू डाउन। लुतियान ने पूरी एनएसए को रिक रोल कर दिया था। मिस्टर जॉन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जबकि लुतियान अपनी अगली चाल के लिए तैयार था। और यह वह जेड है जो हमें पश्चिमी महान पर्वत से मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पारंपरिक हरे जेड के विपरीत इसमें नीले रंग की एक छाया है जो इसे एक अजूर जेड बनाती है। फैंग होंग्यान ने लुतियान जुनत्यानयुन को कुछ बेहतरीन जेड के टुकड़े दिखाए। लुतियान ने उन्हें देखा और अपनी सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, यह जेड का टुकड़ा काफी है, लेकिन ये 5 फीट लंबा है। मैं शादी में उपहार के रूप में सिर्फ जेड का पत्थर नहीं दे सकता। लुतियान मुस्कुराया। फैंग होंग्यान ने सुझाव दिया कि वह कारीगरों को बुला सकती है, लेकिन लुतियान ने अपना इंपीरियल कार्विंग ब्रश निकालते हुए कहा, कारीगर क्यों? क्या तुम भूल गई कि मैं खुद चीजें बना सकता हूँ? लुतियान ने अपने भीतर डिवाइन आर्ट ऑफ चाओटिक फ्लावर की ऊर्जा को प्रवाहित किया। उसकी उंगलियां किसी लेजर कटर की तरह तेजी से चलने लगीं। फैंग होंग्यान ये देखकर दंग रह गई कि लुतियान जेड को मक्खन की तरह काट रहा था। उसने अपनी आइज ऑफ फॉर्चून का उपयोग करते हुए बहुत ही बारीकी से नक्काशी शुरू की। चूंकि मैं एक शादी में जा रहा हूं, तो मुझे उन्हें कुछ ऐसा देना चाहिए जो जोड़ों के लिए उपयुक्त हो। लुतियान ने मुस्कुराते हुए जेड के एक टुकड़े को 2 कंगन ब्रेसलेट्स में बदल दिया। एक कंगन पुरुषों के लिए मजबूत और बादलों के पैटर्न वाला था, जबकि दूसरा महिलाओं के लिए नाजुक और फूलों की नक्काशी वाला। फैंग होंग्यान उसकी कलाकारी और गति मात्र 10 मिनट देखकर हैरान थी। जादुई कलाकृतियां और फैंग होंग्यान का उपहार। लुतियान ने बचे हुए जेड से कुछ और रत्न तैयार किए और अपनी फॉर्चून पॉइंट्स का उपयोग करके उन पर मंत्र एन्चांटमेंट फूंक दिया। पवित्र बुद्ध प्रतिमा, जो आसपास के वातावरण में शांति लाती है और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है। गर्जना करता बादल ड्रैगन सील, जो घर में समृद्धि लाती है और मालिक की शारीरिक शक्ति बढ़ाती है। उसने फैंग होंग्यान को एक विशेष जेड की अंगूठी जेड रिंग दी, जो न केवल उसकी रक्षा करेगी बल्कि उसकी आंतरिक ऊर्जा को भी बढ़ाएगी। फैंग होंग्यान ने जैसे ही अंगूठी पहनी, उसकी सारी थकान गायब हो गई। उसने लुतियान को धन्यवाद के रूप में चूम लिया। इसी बीच सुरक्षा प्रमुख ने आकर सूचना दी कि उन 2 गद्दारों को पकड़ लिया गया है जिन्होंने डील लीक की थी। लुतियान ने फैंग होंग्यान से विदा ली और शादी के उपहार के रूप में उन कंगन पर थोड़ा और जादुई प्रभाव डाल दिया। पत्नी के साथ मस्ती और सिस्टम वाली चर्चा। अपने विला पहुंचकर लुतियान ने देखा कि उसकी पत्नी जी यानरू टीवी देख रही थी। लुतियान ने शरारत से उसके पास बैठकर पूछा, क्या तुम्हें यह नहीं पूछना चाहिए कि पहले खाना खाओगे, नहाओगे या फिर मुझे? यानरो ने शांत लहजे में जवाब दिया, यह नए शादीशुदा जोड़े करते हैं, सालों बाद सब बासी हो जाता है। और वैसे भी हम हर दूसरी रात बिस्तर पर कुश्ती लड़ते ही हैं। लुतियान ने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। यानरो एक ऐसी सीरीज देख रही थी जहां रानी उन दासियों को मार देती है जो राजा के करीब आती हैं। लुतियान ये सुनकर थोड़ा सहर गया और राजा का बचाव करने लगा, जिस पर यानरो ने मजाक में उसके कान खींच लिए। लुतियान ने उसे बताया कि शाम को उन्हें हुआंदान की शादी में जाना है और उसने उसके लिए एक सुंदर ड्रेस भी खरीदी है। जाते जाते यानरो ने अपने लैपटॉप पर टाइप करते हुए एक नए उपन्यास का प्रचार किया, आई हैव इन्फिनिट सिस्टम्स इन इमोर्टल वर्ल्ड। लुतियान ने मजाक में कहा, चून की मुख्य पात्र एक सिस्टम उपयोग करता है, शायद मैं एक दिन उससे मिल सकूं। यानरो उसकी डींगों पर बस मुस्कुरा दी। शाम ढल चुकी थी और लुतियान जुनत्यानयुन ने लाल फूलों के पैटर्न वाला एक सफेद सूट पहना था, जिसमें वह किसी कुलीन घराने के राजकुमार जैसा दिख रहा था। वहीं जियानरो ने एक पारंपरिक लाल कीपाव पहना था, जिस पर सुनहरे फीनिक्स की नक्काशी थी। उसने अपने बालों को जूड़े में बांधकर लुतियान द्वारा उपहार में दिया गया वह जेड का हेयरपिन लगाया था। वह शाही और सुंदर लग रही थी। दोनों की जोड़ी जेड और मोती की तरह एकदम सटीक थी। यान मिंगजू, हमें देर हो रही है, लुतियान ने अपनी घड़ी देखते हुए चिल्लाकर कहा। तभी सीढ़ियों से यान मिंगजू नीचे उतरी। उसने पन्ने एमरल्ड के मखमल और सेक्सी नेट वाली एक आधुनिक ड्रेस पहनी थी, जो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी।
मिंगजू ने शरारत से शिकायत की कि यानरॉ ने उसे पारंपरिक ड्रेस पहनने के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वे लू तियान की पसंदीदा बैटमोबाइल कार से हुआन परिवार के प्राचीन और राजसी विला पहुंचे। दादाजी की मस्ती और नई एंट्री। विला के बाहर जुन वुदाओ उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने यानरॉ और मिंगजू की सुंदरता की तारीफ की और लू तियान को ताना मारा कि वह हर जगह फूलों का गुलदस्ता सुंदर लड़कियां लेकर चलता है। लू तियान ने भी मजाक में कहा, लगता है बूढ़े आदमी, तुम्हें मेरी किस्मत से जलन हो रही है। अंदर जाने पर उनकी मुलाकात काइनिंगशुए काइनिंगजू से हुई। वह हमेशा की तरह अपनी बहादुरी और सुंदरता का मिश्रण लग रही थी। वह बाकी मर्दों की चापलूसी से ऊब चुकी थी, लेकिन लू तियान के दादाजी को देखते ही वह अपनी ड्रेस ठीक करने लगी ताकि उन पर अच्छा प्रभाव डाल सके। यानरॉ ने मन ही मन सोचा कि आखिर सब उसके आदमी के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े हैं। छिपे हुए संप्रदाय, शुशान तलवार पर्वत। तभी पार्टी में 3 लोगों की एंट्री हुई जिन्होंने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने आधुनिक सूट के बजाय मोटे सूती दाववादी डाओस्ट कपड़े पहने थे। उनके नेतृत्व करने वाले युवक की पीठ पर एक तलवार थी। लू तियान और जुन वुदाओ ने तुरंत पहचान लिया कि ये साधारण लोग नहीं हैं। युवक 30 साल से कम उम्र में ही मार्शल ग्रैंड मास्टर के उच्च स्तर पर था। वे शुशान तलवार पर्वत शुशन स्वॉर्ड माउंटेन से आए थे, जो एक छिपा हुआ सांप्रदायिक हिडन सेक्ट था। युवक का नाम यान झिरेन था। हालांकि वह हुआन परिवार को उपहार दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सम्मान का नामोनिशान नहीं था। तोहफा और यान झिरेन का लालच। जब लू तियान ने हुआन परिवार के मुखिया हुआन जिताओ को अपना उपहार बॉक्स दिया तो दादाजी जुन वुदाओ हुआन की पत्नी अपनी पुरानी दोस्त के साथ फ्लर्ट करने में व्यस्त थे, जिससे हुआन जिताओ का चेहरा काला पड़ गया। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब लू तियान ने बॉक्स खोला। बॉक्स के अंदर इंपीरियल जेड एम्ब्रियो से बने कंगन की जोड़ी थी। उसे देखते ही यान झिरेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने लू तियान के हाथ पर दबाव डालते हुए कहा, ये बॉक्स मुझे दे दो और अपनी कीमत बताओ। लू तियान ने शांति से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, दोस्त, कुछ चीज़ें सिर्फ उपहार देने के लिए होती हैं। मैंने इसे हुआन परिवार के लिए बनाया है, तो यह उन्हीं का है। अपना हाथ हटाओ, मैं इस शुभ अवसर को खराब नहीं करना चाहता। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। यान झिरेन ने अहंकार से कहा, क्या तुम वाकई इसे मुझे नहीं दोगे? हुआन परिवार इस बेशकीमती चीज़ के लायक नहीं है। लू तियान मुस्कुराया और चुटकी लेते हुए बोला, अगर हुआन परिवार इसके लायक नहीं है तो तुम तो कुत्ते की गंदगी डॉगशिट के ढेर से भी कम हो। मैं इतना कीमती खजाना कुत्ते की गंदगी पर तो नहीं फेंक सकता, है ना? जुन वुदाओ जोर से हंस पड़े, वाह, बहुत अच्छे। यान झिरेन गुस्से से लाल होकर वहां से जाने लगा तो लू तियान ने पीछे से ताना मारा, अरे, जाने से पहले खाना खाकर जाना, कम से कम उपहार के पैसों की तो वसूली कर लेना। हुआन जिताओ ने कांपते हुए लू तियान से पूछा, भतीजे जुन, क्या ये वाकई इंपीरियल जेड एम्ब्रियो है? लू तियान ने लंबी आह भरते हुए कहा, मैं तो साधारण बने रहना चाहता था, लेकिन कमबख्त इस खजाने ने फिर से मुसीबत बुला ली। लू तियान जुन तियानयुन ने कुछ फॉर्चून पॉइंट्स का उपयोग करके जेड की अशुद्धियों को पूरी तरह निकाल दिया था और उसकी गुणवत्ता को बढ़ा दिया था। लेकिन वह कंगन की जोड़ी महज एक पत्थर नहीं थी। लू तियान जैसे देवत्व डिविनिटी प्राप्त व्यक्ति ने उसे अपने हाथों से गढ़ा था। उसकी ऊर्जा के अंशों ने उन कंगनों को आशीर्वाद दिया था। यह अब इंपीरियल जेड एम्ब्रियो बन चुका था, एक ऐसा दुर्लभ जेड जो अनगिनत लोगों द्वारा खोजा जाता है। कहा जाता है कि इसे धारण करने वाला व्यक्ति हमेशा जवान दिखता है और जेड का आभा मंडल शरीर को पोषण देकर उम्र बढ़ाता है। आधुनिक दुनिया में प्राकृतिक ऊर्जा कम है, इसलिए मार्शल आर्टिस्ट अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। लू तियान को लगा था कि यह उपहार हुआन परिवार के लिए काफ़ी होगा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसने खुद की काबिलियत को कमाका था। दोस्त, मैं अपनी बात नहीं दोहराऊंगा। लू तियान के चेहरे पर झल्लाहट थी जब उसने यान झिरेन के हाथ को देखा जो अभी भी उसके बॉक्स पर था। लू तियान को यकीन था कि वह सिर्फ एक उंगली से यान झिरेन को 2 टुकड़ों में मोड़ सकता है। राष्ट्रपति यंग लुओ का आगमन। यान झिरेन कुछ कहता उससे पहले ही हॉल में सन्नाटा छा गया। देश के राष्ट्रपति यंग लुओ प्रेसिडेंट यंग लुओ वहां पहुंच चुके थे। उनकी उम्र 60 से ऊपर थी, पर उनकी त्वचा युवाओं जैसी स्वस्थ थी। उनके आसपास के सुरक्षाकर्मी हाफ स्टेप वोशन स्तर के विशेषज्ञ थे जो उनकी अपार शक्ति को बयां कर रहे थे। राष्ट्रपति ने हुआन परिवार को बधाई दी। यानरॉ भी राष्ट्रपति को अपने सामने देखकर दंग थी। लू तियान ने अपने दादाजी से पूछा कि यह कौन सा यंग परिवार है, तो दादाजी ने मुस्कुराते हुए बताया कि यह वही प्रसिद्ध किन राजवंश कीन डायनेस्टी का शाही परिवार है। लू तियान की सांसें थम गईं। दादाजी ने उसे डांटा, इतना उत्साहित क्यों हो रहे हो? हमारा जुन परिवार भी प्राचीन है, भले ही यंग परिवार जितना पुराना न हो। जुन परिवार 5वां कुलीन घराना। राष्ट्रपति यंग ने यान झिरेन से संक्षिप्त बात की और फिर उनका ध्यान लू तियान और यानरॉ पर गया। उन्होंने लू तियान की उपलब्धियों की सूची गिना दी, स्काई फायर ग्रुप का चेयरमैन, प्रोविंस टॉपर और पूर्वी प्रांत के अंडरवर्ल्ड का राजा। लू तियान ने मजाक में कहा, राष्ट्रपति जी का मुझ पर इतना ध्यान देना मुझे डरा रहा है। राष्ट्रपति ने यानरॉ की सुंदरता की तारीफ की, जिस पर लू तियान ने गर्व से कहा, यह मेरी भविष्य की पत्नी है। यानरॉ शर्म से लाल हो गई। अंत में राष्ट्रपति ने एक बड़ा ऐलान किया, आज से जुन परिवार सन परिवार की जगह लेते हुए आधिकारिक तौर पर 5वां कुलीन घराना 5th एरिस्टोक्रेटिक फैमिली बनेगा। राष्ट्रपति के जाने के बाद लू तियान आकर्षण का केंद्र बन गया। बड़े बड़े बिजनेसमैन उसे घेरने लगे और अपनी बेटियों के रिश्ते की बात करने लगे। यानरॉ का चेहरा तुरंत उतर गया और उसने सबको झिड़कते हुए लू तियान को वहां से खींच लिया। काई निंगशुए ये देखकर हंसने लगी। यान मिंगजू का झगड़ा और कार का हादसा। अचानक एक शोर सुनाई दिया।
फैंग क्यू नाम का एक युवक जमीन पर पड़ा चिल्ला रहा था। यान मिंगजू ने उसे थप्पड़ मारा था क्योंकि वह उसकी दोस्त की शराब में नशीली दवा मिलाने की कोशिश कर रहा था। फैंग क्यू ने मिंगजू का अपमान किया और अपने गुंडे एरू को उसे पकड़ने का आदेश दिया। मिंगजू लड़ने को तैयार थी, तभी लुतियान का एक जूता उल्कापिंड की तरह आया और सीधे उस गुंडे की छाती पर लगा, जिससे वह खून की उल्टियां करने लगा। लुतियान ने मुस्कुराते हुए अपना जूता वापस पहना। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और लुतियान के कान में कुछ फुसफुसाया। लुतियान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। यानरो भी वह सुनकर सन रह गई। उस व्यक्ति के शब्द थे, श्रीमान, क्या वह काली बैटमोबाइल आपकी थी? किसी ने उसे पूरी तरह कुचल दिया है और उसके परखच्चे उड़ा दिए हैं। अचानक पूरे बैंक्वेट हॉल में सन्नाटा छा गया। हवा में एक ऐसी बर्फीली लहर दौड़ी कि वहां मौजूद अनुभवी मार्शल आर्टिस्ट भी खौफ से कांप उठे। लुतियान जुन त्यानयुन के चारों ओर रखे कांच के गिलास एक एक करके तड़कने लगे। उसके चेहरे पर जो शांति थी वह अब शमशान की खामोशी में बदल चुकी थी। तुम फैंग क्यू कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र लुतियान की आंखों से मिली, उसे लगा जैसे वह नरक के किसी अंतहीन गड्ढे में गिर गया है। लुतियान की आंखों में एक रहस्यमयी बैंगनी चमक थी जो किसी प्राचीन दानव की याद दिला रही थी। फैंग क्यू खौफ के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा और डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई। लुतियान ने उसे मुड़कर भी नहीं देखा और अपनी कार की स्थिति देखने के लिए बाहर निकल गया। कार का शव और लुतियान का गुस्सा। जब लुतियान पार्किंग लॉट में पहुंचा तो उसके साथ आई यानरो की आंखें भी गुस्से से ठंडी पड़ गईं। उसकी पसंदीदा बैटमोबाइल को किसी ने तेज धार वाले हथियार से ऐसे चीर दिया था जैसे किसी मछली के टुकड़े किए जाते हैं। लुतियान ने कोमलता से अपनी कार को छुआ। उसे वे सारी यादें और रोमांचक पीछा याद आने लगा जो उसने इस कार के साथ किए थे। भले ही उसके पास अगाध पैसा था, लेकिन ये कार उसके दिल के बहुत करीब थी। उसने अपनी आइज ऑफ फॉर्चून खोली और पल भर में उसे यान जिरेन और उसके साथियों की फेट स्ट्रिंग नियति की रेखा दिखाई दे गई। उसे पता चल गया कि कंगन न मिलने के गुस्से में यान जिरेन ने अपनी प्राचीन तलवार से उसकी कार के परखच्चे उड़ाए हैं। लुतियान के चेहरे पर एक कुटिल और जानलेवा मुस्कान उभरी और वह पलक झपकते ही वहां से ओझल हो गया। सुशांत संप्रदाय की शामत। एक खाली पार्क में यान जिरेन अपने साथियों के साथ बैठा डींगे हाँक रहा था कि उसने एक अमीर लड़के को उसकी औकात दिखा दी। तभी लुतियान वहां टहलते हुए पहुंचा। यान जिरेन ने अहंकार से पूछा, क्या तुम अपनी कार का हर्जाना लेने आए हो? लुतियान ने कंधे उचकाए, मुझे नहीं लगता कि तुम हर्जाना दे पाओगे, लेकिन मैं तुमसे हर्जाना वसूल जरूर कर सकता हूं। अचानक सुशांत के तीनों शिष्यों को महसूस हुआ कि उनके ऊपर किसी पहाड़ जैसा दबाव गिर रहा है। लुतियान की डिवाइन सप्रेशन ने उनके शरीर को पत्थर जैसा भारी बना दिया। यान जिरेन ने गुस्से में अपनी ग्रास कटिंग स्वॉर्ड निकाली जो उनके संप्रदाय की 10 महान तलवारों में से एक थी और लुतियान पर हमला किया। लेकिन लुतियान वहां ऐसे खड़ा था जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका महसूस कर रहा हो। उसने बस अपनी तर्जनी और मध्य उंगली इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर उठाए। खटाक, पूरे पार्क में सन्नाटा छा गया। यान जिरेन की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि लुतियान ने उसकी जादुई तलवार को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लिया है। बस इतना ही, लुतियान ने मजाक उड़ाया और उंगलियों के एक झटके से उस प्राचीन तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। सुशांत के शिष्यों के लिए ये सिर्फ एक तलवार का टूटना नहीं था, बल्कि उनके आत्मसम्मान और मार्शल आर्ट्स के नियमों का टूटना था। एक उंगली से अपाहिज। ठीक है दोस्त, मैंने तुम्हें हमला करने का मौका दिया, तुमने उसे खो दिया। लुतियान ने अपनी उंगली से यान जिरेन की छाती पर एक छोटा सा प्रहार पोक किया। धमाका, यान जिरेन किसी फटे हुए पतंग की तरह पीछे जाकर गिरा और खून की उल्टियां करने लगा। उसने चीखते हुए कहा, मेरा डांटियन तबाह हो गया। वह अब हमेशा के लिए एक साधारण इंसान बन चुका था। लुतियान ने ठंडे स्वर में कहा, सुशांत हो या कोई और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझसे टकराओगे तो अपने लिए ताबूत पहले ही बुक कर लेना। तभी अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया जिसने अपना परिचय ट्रू मार्शल ऑर्डर के सदस्य के रूप में दिया। उसने लुतियान से अनुरोध किया कि वह बाकी 2 शिष्यों को छोड़ दे क्योंकि यान जिरेन को सजा मिल चुकी है। लुतियान का मूड अब थोड़ा बेहतर था, इसलिए उसने बुजुर्ग का सम्मान किया और वहां से चला गया। घर वापसी और मिंगजू का रहस्य। जब लुतियान अपने विला पहुंचा तो यानरो अभी नहीं लौटी थी। वहां केवल यान मिंगजू थी जो उसे देखकर शरारत से मुस्कुराए। भाई जुन, यानरो दीदी को आने में देर होगी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी मिंगजू ने अपनी आवाज में एक मादक खिंचाव पैदा करते हुए कहा। लुतियान जुन त्यानयुन ने हैरानी से पूछा, क्या वह आज रात वापस नहीं आ रही है? जी, जैसे ही वह वापस आने वाली थी सिस्टर निंगशुए को एक कॉल आया। शायद कोई आपराधिक जांच थी, इसलिए वे सिस्टर जी यारों को अपने साथ ले गईं। मुझे नहीं लगता कि वे जल्दी लौटेंगी, यान मिंगजू ने कंधे उचकाते हुए कहा। लुतियान ने एक लंबी आह भरी और अपना कोट उतारकर सोफे पर बैठ गया। मिंगजू उसके पास आकर बैठ गई और कोमल आवाज में बोली, भाई जुन, कार टूटने की वजह से आपका मूड खराब होगा, है ना? मुझे भी वह कार बहुत पसंद थी। लुतियान ने सिर हिलाया, भले ही वह ठीक हो जाए पर वह बात नहीं रहेगी। मिंगजू के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई, तो क्या मैं आपका मूड ठीक कर सकती हूँ? इससे पहले कि लुतियान कुछ समझ पाता, मिंगजू ने आगे बढ़कर उसके होठों को चूम लिया। उसकी जीभ लुतियान के मुंह में अपनी जगह तलाशने लगी। लुतियान थोड़ा उलझन में था। मिंगजू, मुझे लगता है तुमने ज्यादा पी ली है, तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं, मिंगजू ने विरोध किया। भाई जुन, आप जानते हैं मैं क्या चाहती हूँ, फिर भी आप पीछे क्यों हट रहे हैं? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती।
इतने समय तक साथ रहने के बाद भी आप मुझे हमेशा एक छोटी बहन की तरह देखते हैं। मिंगजू की आंखों में आंसू आ गए। क्या आपको पता है मुझे कैसा लगता था जब आप हर रात सिस्टर यानरो के साथ बिस्तर पर होते थे? उनकी सिस्कारियां मुझे सोने नहीं देती थीं, और हर सुबह वह मुझे ऐसे देखती थी जैसे वह मुझ पर अपनी जीत दर्ज कर रही हो। लुतियान ये सुनकर दंग रह गया कि यानरो मिंगजू को इस तरह चिढ़ा रही थी। मिंगजू ने भावुक होकर कहा, मैं भी वह सुख महसूस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक औरत की तरह प्यार करें। लुतियान अब मना नहीं कर सका। क्या तुम पक्का हो कि यानरो जल्दी नहीं आएगी? मिंगजू के मुस्कुराते ही लुतियान ने उसे गोद में उठा लिया। बचपन की यादें और पहला मिलन। मिंगजू ने लुतियान की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं। भाई जुन, याद है जब हम पहली बार मिले थे और मैं व्हीलचेयर पर थी, तब भी आपने मुझे ऐसे ही उठाया था। लुतियान मुस्कुराया, मैं कैसे भूल सकता हूँ। पर आज रात तुम अकेले नहीं सोओगी। बिस्तर पर लिटाते ही लुतियान ने मिंगजू के कपड़े उतारना शुरू किया। जब उसने मिंगजू के वक्षों को देखा तो वह शर्मा गई। ये अभी भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये यानरो दीदी जितने बड़े नहीं हैं। लुतियान ने मुस्कुराते हुए उसके अंगों को चूमा और कहा, मुझे हर आकार पसंद है। लुतियान की अनुभवी उंगलियों ने जैसे ही मिंगजू को सहलाया, वह पहली बार में ही चरम सुख ऑर्गेज़म पर पहुंच गई। लुतियान ने मजाक उड़ाया, वाह मिंगजू, तुम तो काफी जोशीली निकली। नारीत्व का स्नातक। लुतियान मिंगजू के पीछे घुटनों के बल बैठ गया। मिंगजू ने जैसे ही लुतियान की विशाल मर्दानगी को अपने अंगों पर महसूस किया, उसकी सांसें थम गईं। लुतियान ने धीरे से उसके भीतर प्रवेश किया। नारीत्व के इस स्नातक ग्रेजुएशन पर तुम्हें बधाई यान मिंगजू। अह ओहे टिल्ड। मिंगजू को एक तीखा दर्द महसूस हुआ जो उसके कुंवारेपन के अंत का संकेत था। ये बहुत बड़ा है, बहुत भरा हुआ महसूस हो रहा है। लुतियान ने कोई दया नहीं दिखाई। उसके हर प्रहार के साथ मिंगजू का शरीर बिस्तर पर लहरे ले रहा था। लुतियान ने उसकी पतली कमर को पकड़कर अपनी गति बढ़ा दी। मिंगजू की सिसकारियां पूरे कमरे में गूंजने लगीं। लुतियान ने उसके गले के पिछले हिस्से को चूमते हुए उसे दूसरे चरम की ओर धकेला। लुतियान ने महसूस किया कि जहां यानरो एक पका हुआ फल थी, वहीं मिंगजू एक खिलती हुई कली की तरह मीठी और अनोखी थी। कमरे में मांस के टकराने की आवाज़ें गूंज रही थीं। लुतियान ने मिंगजू को उसकी कमर से पकड़कर हवा में उठा लिया और आईने के सामने खड़ा कर दिया। मिंगजू ने आईने में अपनी तस्वीर देखी। लुतियान उसे उठाकर तेजी से उसे सुख दे रहा था। वह ये देखकर और भी ज्यादा उत्तेजित हो गई। अंत में लुतियान ने अपना सारा प्यार मिंगजू के भीतर उंडेल दिया। मिलन के बाद मिंगजू लुतियान के सीने से लग गई। उसने मुस्कुराते हुए लुतियान की ओर देखा। भाई जुन, सिस्टर जी अभी नहीं आई हैं। क्यों ना आप मेरे निचले होठों को अपनी शक्ति का थोड़ा और स्वाद चखा दें। आह निंगशुए, अगर तुम मुझे अगली बार किसी केस में घसीटोगी तो तुम्हें इसके लिए मुझे पैसे देने होंगे। जियानरो ने जम्हाई लेते हुए काई निंगशुए को घूर कर देखा। बाहर सुबह का सूरज अपनी लाली बिखेर रहा था। काई निंगशुए ने कॉफी पीते हुए मुस्कुराकर कहा, सॉरी सिस्टर जी, लेकिन इस अपराधी से सच उगलवाना जरूरी था। ये 5 साल पुराने केस की आखिरी कड़ी था। लुतियान जुन त्यानयुन की मदद मांगना अभी ठीक नहीं था, क्योंकि कल रात की घटना के बाद वह शायद गुस्से में होगा। शुक्र है कि आप हमारे पास थीं। मुझे आपकी माइंड रीडिंग शक्ति से सचमुच ईर्ष्या होती है। यानरो ने एक लंबी आह भरी। कभी कभी यह बहुत थका देने वाला होता है। और वैसे भी अगर मैं हर किसी का दिमाग पढ़ सकूं तो रिश्तों का सारा मजा खत्म हो जाता है, सब कुछ बासी और फीका लगने लगता है। काई निंगशुए को यानरो की पारदर्शी आंखों में देखकर थोड़ा अजीब लगा, पर यानरो ने हंसते हुए उसे आश्वस्त किया कि वह उसके विचार नहीं पढ़ रही है। निंगशुए ने हिचकिचाते हुए पूछा, पर क्या आप लुतियान के विचार भी हर वक्त पढ़ लेती हैं? यानरो ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा, काश ऐसा होता। वह दुनिया का अकेला ऐसा इंसान है जिसके विचार मैं नहीं पढ़ पाती। जब भी मैं उसकी चेतना की ओर देखती हूँ तो मुझे रंग बिरंगी रोशनी और अराजकता केओस के अलावा कुछ नहीं दिखता। ज्यादा कोशिश करने पर मेरा सिर फटने लगता है। घर का ड्रामा। यानरो की पकड़। जब यानरो अपने विला वापस पहुंची तो उसने यान मिंगजू को नाश्ता करते देखा। भाई जुन ने इतनी जल्दी नाश्ता बना दिया। हर्बल जिनसेंग सूप, सलाद, डम्पलिंग्स। वह कहाँ है? मिंगजू ने डम्पलिंग खाते हुए बताया कि वह ऑफिस से कॉल आने पर सुबह जल्दी निकल गया। यानरो ने सूप पीते हुए पूछा कि क्या वह कल रात नाराज था? मिंगजू ने मुस्कुराते हुए कहा, नाराज थे, पर मैंने उन्हें शांत कर दिया और अब वह बिल्कुल ठीक हैं। सूप पीते ही यानरो की आंखों की पुतलियां फैल गईं। वह मिंगजू को अविश्वास के साथ घूरने लगी। मिंगजू के दिमाग में कल रात के उन मदहोश पलों की तस्वीरें चल रही थीं जिन्हें वह याद कर रही थी। यानरो समझ गई कि लुतियान ने अपनी नाराजगी और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मिंगजू का सहारा लिया था। लुतियान के प्रति उसकी सारी सहानुभूति पल भर में गायब हो गई और उसने गुस्से में चम्मच को भींच लिया। मिंगजू, आज तुम्हारा स्कूल है ना? हाँ सिस्टर जी, पर आज तुम कहीं नहीं जा रही हो। यानरो के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। बहुत दिनों से मैंने तुम्हारी मार्शल आर्ट्स तकनीक का परीक्षण नहीं किया है। चलो, आज कड़ी ट्रेनिंग होगी। कल रात तुमने शहद चखा है, अब उसे पचाने के लिए थोड़ी कड़वाहट भी चखो। उसने मिंगजू को घसीटते हुए ट्रेनिंग रूम की ओर ले जाना शुरू किया। स्काईफायर ग्रुप, युद्ध से व्यापार। उधर लुतियान अपनी कंपनी के केबिन में बैठा था। उसकी सेक्रेटरी किंग ने उसे 2 फाइलें दी। पहला, जिया देश का रक्षा विभाग उनके हथियारों और स्पेशल कॉप्स सूट से बेहद खुश था और अब और ज्यादा साजो सामान चाहता था। लुतियान ने तुरंत 50 अरब युआन का कॉन्ट्रैक्ट मांगा। किंग यंग हैरान रह गई, लेकिन बेचने के लिए हमारे पास नया क्या है?
लूतियान ने कंधे उचकाए, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कुछ न कुछ ढूंढ लूंगा। दूसरी खबर यह थी कि फेलजोन देश ने दक्षिणी द्वीप राष्ट्र पर हमला कर दिया है। लूतियान ने ताली बजाई, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये हमारे नए खिलौनों हथियारों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा मौका है। किंग यंग ने चिंता जताई कि इससे देश को नुकसान हो सकता है, पर लूतियान ने मुस्कुराते हुए समझाया, दुनिया के पास सिल्वर ग्रेड के हथियार हैं, हमने ज़िया देश को गोल्ड ग्रेड के हथियार दिए हैं। अब युद्ध के बाद हम दुनिया को गोल्ड ग्रेड बेचेंगे और ज़िया देश को प्लेटिनम ग्रेड। मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूं जो देश के लिए टैक्स कमा रहा हूं। ट्रू मार्शल ऑर्डर के साथ आमना सामना। मीटिंग रूम में लूतियान की मुलाकात हाओ त्यानजू से हुई, वही बूढ़ा जिसने उसे शुशान के शिष्यों को मारने से रोका था। लूतियान का लहजा व्यंग्यात्मक था। हाओ त्यानजू ने जब बातचीत की कोशिश की तो लूतियान ने सीधे शब्दों में कह दिया, सच में आप मुझसे मोलभाव करना चाहते हैं? मैं पहले ही कह चुका हूं, मुझे किसी प्राचीन परिवार या छिपे हुए संप्रदाय की परवाह नहीं है। अगर कोई मेरे खिलाफ खड़ा होगा तो मैं उसे चींटी की तरह कुचल दूंगा। हाओ त्यानजू का चेहरा ये सुनकर सख्त पड़ गया। हाओ त्यानजू के चेहरे पर छाई हक्की बक्की की स्थिति को देखकर लूतियान जुन त्यानयुन हल्का सा हंसा। अपनी माइंड रीडिंग शक्ति की बदौलत वह बूढ़े हाओ के दिमाग में चल रहे उथल पुथल को साफ देख सकता था। भतीजे जुन, भले ही जुन कबीला शक्तिशाली है, लेकिन प्राचीन परिवारों और छिपे हुए संप्रदायों को कम मत आंको। हाओ त्यानजू ने उसे समझाने की आखिरी कोशिश की। वे केवल एक पुराने समझौते पैक्ट के कारण शांत हैं, वरना दुनिया में तबाही मच जाती। लूतियान ने ठंडे लहजे में कहा, वह मेरी समस्या नहीं है एल्डर हाओ, और मैं जुन कबीले की ताकत पर नहीं बल्कि अपनी खुद की शक्ति पर भरोसा करता हूँ। बल्कि आपको उन्हें चेतावनी देनी चाहिए कि वे मुझसे बचकर रहें। आखिर इंसान कभी देवताओं के क्रोध को नहीं झेल सकते। हाओ त्यानजू के मन में जो पहला शब्द आया वह था अहंकार। एक ऐसा असीमित अहंकार जो उसने केवल सर्वोच्च सत्ताओं में देखा था। इससे पहले कि वह कुछ कहता, लूतियान की आंखों में एक ईश्वरीय चमक कौंधी और उसके शरीर से निकलता किलिंग इंटेंट किसी सुनामी की तरह हाओ त्यानजू से टकराया। हाओ त्यानजू ने अपनी हुओतन शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की, पर वह किसी कागज की ढाल से सैलाब को रोकने जैसा था। हाफ हाओ त्यानजू जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और हौंफने लगा। लूतियान ने मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर, मुझे लगता है कि यह शक्ति प्रदर्शन काफी है। क्या अब भी मुझे उनसे डरना चाहिए? युद्ध का व्यापार और कूटनीति। हाओ त्यानजू ने हार मान ली और दक्षिणी द्वीप राष्ट्र के युद्ध के बारे में बात शुरू की। उसने शिकायत की कि फेलजोन के हमले के बावजूद दक्षिणी द्वीप ने मदद लेने से मना कर दिया है। लूतियान ने मजाक में कहा कि शायद उनके पास खुद की रक्षा करने की ताकत है। उसने हाओ के सामने 50 अरब युआन का कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। 50 अरब, ये बहुत ज्यादा है। हाओ चिल्लाया। लूतियान ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप नहीं देंगे तो फेडरल नेशन इसका दोगुना देने को तैयार है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, जो मुनाफा देगा मैं उसे हथियार बेचूंगा। तो मुफ्त की सलाह देने के बजाय अपनी पेमेंट बढ़ाए। हाओ त्यानजू गुस्से में पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। ईश्वर का सिंहासन और भक्त की पुकार। लूतियान अपने आलीशान केबिन में वापस झुका और गॉड स्पेस में प्रवेश कर गया। वहां पहुंचते ही उसकी छोटी लोमड़ी सियो ने उसे गले लगा लिया। लूतियान थ्रोन ऑफ फॉर्चून पर बैठा और उसे अपने करोड़ों अनुयायियों की प्रार्थनाएं सुनाई देने लगीं। उसने देखा कि उसकी नियति के धागों में एक धागा पिंक गुलाबी रंग का था जो दक्षिणी द्वीप राष्ट्र से आ रहा था। उसकी दृष्टि जैसे ही वहां पहुंची, उसने देखा कि इवेंजेलिन घुटनों के बल बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसके सामने लूतियान की एक नग्न सुनहरी मूर्ति थी जिसके पीछे दिव्य आभा मंडल था। मेरे प्रभु, जिसने हमें मुक्ति दिलाई, मैं आपकी स्तुति करती हूँ। इवेंजेलिन ने अपनी आंखें बंद कर बुदबुदाया। ये तुच्छ दासी इवेंजेलिन आपका इंतजार कर रही है कि आप आएं और मेरे शरीर को अपना बनाएं। मेरी आत्मा और मेरा शरीर आपकी छुअन के लिए तरस रहे हैं। उसने आगे कहा, मैं चाहती हूं कि प्रभु मुझ पर अपने प्यार की वर्षा करें और मुझे अपने अनमोल बीज सीड से आशीर्वाद दें। आखिर एक सेंटेस और आपकी दासी के रूप में अपने शरीर और आत्मा से आपकी सेवा करना ही मेरा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। लूतियान ये सुनकर थोड़ा असहज हो गया। क्या लड़कियां प्रार्थना में भी ऐसी चीजें मांगती हैं? इवेंजेलिन के लिए दक्षिणी द्वीप राष्ट्र की जीवनशैली किसी जादुई सपने जैसी थी। जब वे पहली बार प्लैनेट गया के नरक से यहाँ आए थे तो भाषा की समस्या थी, लेकिन शी जेन एआई ने उसे पल भर में सुलझा दिया। यहाँ का खाना, कपड़े और आज़ादी इवेंजेलिन के लिए स्वर्ग के समान थे। लेकिन इवेंजेलिन को अपनी बहन एश्ले और किनशियू से थोड़ी जलन भी होती थी, जो अक्सर इस बात की डींगे मारती थी कि लूतियान जुन त्यानयुन बिस्तर पर कितना प्रभावशाली है। इवेंजेलिन ने लूतियान को नग्न तो देखा था, पर कभी उसके स्पर्श को महसूस नहीं किया था। इसी जुनून में उसने अपनी विशेष धातु नियंत्रण शक्ति से लूतियान की एक छोटी मूर्ति बनाई थी। जैसे ही इवेंजेलिन ने अपनी प्रार्थना खत्म की, उसे पीछे से किसी ने गले लगा लिया। उसकी गर्दन पर कामुक चुंबन महसूस कर वह पहले तो सिहर गई, पर लूतियान की खुशबू पहचान कर वह शांत हो गई। काफी अजीब प्रार्थना कर रही थी तुम, सेंटेस, लूतियान ने मुस्कुराते हुए उसके कान के पास फुसफुसाया। इवेंजेलिन ने धीमी आवाज में कहा, मैं बस आपकी दासी के रूप में अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। लूतियान ने उसके कान के पास अपनी जीभ फिराई और उसे छेड़ना शुरू किया, जिससे इवेंजेलिन का शरीर उत्तेजना से कांपने लगा। उसने लूतियान के कंधे पर अपना सिर रख दिया और उसे पूरी तरह खुद को सौंप दिया। शक्तियों का रहस्य और संविधान की बाधा। लूतियान ने गौर किया कि इवेंजेलिन की धातु नियंत्रण शक्ति अब कमजोर हो गई थी।
इवेंजेलिन ने बताया कि यहाँ आने के बाद उन सब की एबिलिटी एक दो ग्रेड नीचे गिर गई है, उसकी एस रैंक शक्ति अब केवल ए रैंक रह गई थी। लुतियान समझ गया कि प्लैनेट गया से दूर होने के कारण उन्हें वहाँ के प्राकृतिक बफ नहीं मिल रहे थे। साथ ही एक और अजीब बात थी, वे इंटरनल एनर्जी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं कर पा रहे थे। लुतियान को इसमें दिलचस्पी हुई, वह जानना चाहता था कि इन एबिलिटी यूजर्स की प्रेरक शक्ति क्या है और क्या वह इससे कुछ नया सीख सकता है। युद्ध का मैदान और मुनाफा। फेलजोन देश के हमले के बारे में बात करते हुए लुतियान ने निर्देश दिया, इवेंजेलिन, ये प्लैनेट गया नहीं है जहां हम परमाणु बम गिरा दें। यहाँ समाज और कानून है। मज़ा तब तक नहीं आता जब तक खेल थोड़ा लंबा न चले। उसने आदेश दिया कि वे अपने विशेष हथियारों के प्रदर्शन को ड्रोन से रिकॉर्ड करें ताकि वह उनकी क्षमता देख सके। जाते जाते लुतियान ने इवेंजेलिन की कमर को थामा और उसके होठों को गहराई से चूम लिया। चूंकि तुम इतना अच्छा काम कर रही हो तो अपनी सेंटेस को इनाम देना मेरा फर्ज है। इवेंजेलिन परमानंद की लहरों में डूब गई। लुतियान ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शरीर और आत्मा का स्वाद थोड़ा थोड़ा करके लूंगा। ब्लैक घोस्ट संप्रदाय और बदले की तैयारी। लुतियान वापस स्काईफायर ग्रुप के ऑफिस पहुंचा। उसने महसूस किया कि डार्क डी के सरपेंट और एलिमेंटल स्पिरिट किंग की शक्तियों को सोखने के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है, पर वे अभी असंतुलित थीं। उसे अपनी आत्मा और शक्ति को एक साथ लाने के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। एमरल्ड स्काई फॉरेस्ट अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। और वैसे भी वहाँ ब्लैक घोस्ट संप्रदाय, ब्लैक घोस्ट सेक्ट के वे कमीने छिपे हुए हैं जिन्होंने मुझ पर हमला किया था। अब उन्हें जवाब देने का वक्त आ गया है। लुतियान ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए सोचा। 3 दिन का चमत्कार। अगले 3 दिनों में दुनिया हिल गई। पहले दिन फेलजोन के जहाज़ों ने दक्षिणी द्वीप को घेरा। दूसरे दिन दक्षिणी द्वीप ने जवाबी हमला किया। और तीसरे दिन फेलजोन देश ने घुटने टेक दिए और अपनी सेना वापस बुला ली। पूरी दुनिया सदमे में थी कि महज 3 दिनों में ये कैसे हुआ। खुफिया रिपोर्टों ने बताया कि दक्षिणी द्वीप के पास ऐसी राइफलें, ड्रोन और लेजर मोटा थे जिन्होंने फेलजोन के बेड़े को 4000 मील दूर से ही तबाह कर दिया। अब हर बड़ा देश स्काईफायर ग्रुप के हथियारों को पाने के लिए मचल रहा था। इधर लुतियान जंगल के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आइज ऑफ फॉर्चून ने पूरे जंगल को स्कैन किया और उसकी कुटिल मुस्कान और गहरी हो गई। मिल गए तुम लोग। धिक्कार है, यहाँ कितनी बोरियत है। हाँ, बाहर गए हुए काफी समय हो गया। मुझे पेटल टाउन के ब्लू क्रिस्टल बार की याद आ रही है, वहाँ की लड़कियां सच में लाजवाब थीं, एक दूसरे युवक ने आह भरते हुए कहा। वे चारों ब्लैक घोस्ट संप्रदाय, ब्लैक घोस्ट सेक्ट के शिष्य थे जो जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढ रहे थे। उन्होंने सुना था कि संप्रदाय हाई अलर्ट पर है क्योंकि बाहर उनके किसी बड़े अधिकारी या शायद ग्रैंड एल्डर की मौत हो गई है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक युवक निकला। उसने आधुनिक कपड़े पहने थे और उसके हाथ में कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां थीं। शिष्यों की आंखें लालच से चमक उठी क्योंकि वे मिलेनियम हर्ब्स 1000 साल पुरानी जड़ियां थीं। ए लड़के, वे जड़ियां हमें दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे, एक शिष्य ने तलवार निकालते हुए कहा। लुतियान जुनतियानयुन ने मासूम बनने का नाटक किया। अरे भाइयों, इतना गुस्सा क्यों? मैं तो इन्हें बेचना चाहता हूँ। शिष्य हंसने लगे। पागल है क्या? जब हम इन्हें छीन सकते हैं तो खरीदेंगे क्यों? उन्होंने हमला किया, लेकिन जैसे ही तलवार लुतियान की गर्दन से टकराई, वह लोहे के बजाय किसी हीरे से टकराने जैसी आवाज के साथ टूट गई। लुतियान की एक हल्की हरकत से तीनों शिष्य पटाखों की तरह फट गए। आखिरी बचे ब्रदर चाओ के चेहरे पर खून के छींटे पड़े और वह खौफ से कांपने लगा। लुतियान ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा नाम जुनतियानयुन है और मैं ब्लैक घोस्ट संप्रदाय का विनाश करने आया हूँ। अब प्यार से मुझे वहां का रास्ता दिखाओ। संप्रदाय के भीतर हड़कंप। अंदर मीटिंग हॉल में संप्रदाय का मुखिया हेईनान और दूतावास अधिकारी ची एनवॉय ची बात कर रहे थे। दूतावास अधिकारी ची ये सुनकर चौंक गया कि जुन कबीले का कोई युवक उनके मंसूबों को नाकाम कर रहा है। उसे शक हुआ कि क्या ये जुन कियान का बेटा है। तभी 2 जोरदार धमाकों ने हॉल को हिला दिया। एक शिष्य भागता हुआ आया। मुखिया जी, अनर्थ हो गया। एक युवक ने बाहर हमारे संप्रदाय का नामपट और मुख्य द्वार तोड़ दिया है और वह हमें जीवन मरण के युद्ध की चुनौती दे रहा है। 5 मिनट के भीतर ही चीखें गूंजने लगीं। लुतियान ने पल भर में 3 एल्डर्स और 30 शिष्यों को मौत के घाट उतार दिया। वह लाशों के ऊपर से ऐसे चल रहा था जैसे किसी बगीचे में टहल रहा हो। उसके सफेद जूतों पर खून का एक धब्बा तक नहीं था। 9 yin रक्त प्रेत फॉर्मेशन, 9 yin ब्लड गोस्ट फॉर्मेशन। गुस्से में पागल होकर मुखिया हेईनान ने संप्रदाय का सबसे घातक हथियार, एक प्राचीन झंडा निकाला। आसमान लाल हो गया और हजारों धुएं वाले मानव कपाल स्कल्स लुतियान की ओर बढ़ने लगे। ये फॉर्मेशन किसी भी भूतन स्तर के योद्धा को कमजोर कर सकती थी, लेकिन लुतियान मुस्कुराया। उसकी आइज ऑफ फॉर्चून चमकी और उसने पहली बार अपनी डिवाइन सेपरेशन, ईश्वरीय दबाव की पूरी शक्ति छोड़ दी। कड़क कड़क पूरा लाल आसमान किसी कांच के आईने की तरह टूट गया। संप्रदाय के सभी लोग अपने घुटनों के बल गिर पड़े। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई साक्षात देवता स्वर्ग से उन्हें देख रहा हो। लुतियान ने हवा में हाथ लहराया और उसके हाथ में एक चमकदार तलवार प्रकट हुई। मिलिए मेरी नई तलवार से, अबिस ऑफ स्टार्स, अबिस ऑफ स्टार्स। एक अनजान हलचल। दूर कहीं एक गुरु और उसकी शिष्या वानर ने इस ऊर्जा के झटके को महसूस किया। गुरु ने हैरानी से कहा, यह कैसी शक्ति है? मुझे इतनी दूर से स्वॉर्ड चीख महसूस हो रही है। दिलचस्प है। जैसे ही लुतियान ने अपनी तलवार म्यान से निकाली, वहां मौजूद हर व्यक्ति को लगा जैसे उनके सीने में किसी ने सुई चुभो दी हो।
अबिस ऑफ स्टार्स का नज़ारा ही अलौकिक था। उसके ब्लेड पर काला, नीला और बैंगनी रंग ऐसे घुले हुए थे जैसे किसी ने साक्षात ब्रह्मांड और नक्षत्रों को उस पर उकेर दिया हो। देखते हैं मेरी तलवारबाजी में कितना सुधार हुआ है। लू तियान ने मुस्कुराते हुए तलवार हवा में लहराए। इंपीरियल स्काई स्वॉर्ड आर्ट, क्लाउड क्लीवर। उसने अपनी डिवाइन आर्ट ऑफ चाओटिक फ्लावर का आह्वान किया। इस बार उसने शरीर में माना या आंतरिक ऊर्जा के बजाय कुछ अधिक सहज और जन्मजात अनेट महसूस किया। कड़क कड़क धमाका। जैसे ही लू तियान की तलवार नीचे आए, पूरा जंगल कांप उठा। आसमान से सितारों की रोशनी का एक विशाल चाप आग गिरा और ब्लैक घोस्ट संप्रदाय की मुख्य इमारत सहित धरती कई मीटर गहरी दरार के साथ दो हिस्सों में बंट गई। संप्रदाय के लोग खौफ से देख रहे थे कि उनके मुखिया ही नानुस एक प्रहार में ही खत्म हो गए। दूतावास अधिकारी का अंत और स्मृतियों का दोहन। लू तियान ने देखा कि दूतावास अधिकारी ची मुखिया की लाश से झंडा उठाकर काले धुएं की तरह जंगल की ओर भाग रही है। लू तियान पलक झपकते ही उसके सामने जा खड़ा हुआ। उफ, तुम लोग मेरे जिंदा रहने से इतना डरते क्यों हो? लू तियान ने मजाक उड़ाया। प्राणों के संकट में अधिकारी ने अपना हुड हटाया, जिससे गुलाबी बालों वाली एक सुंदर स्त्री का चेहरा सामने आया। उसने अपने कपड़े ढीले करते हुए लू तियान को रिझाने की कोशिश की। युवा मालिक जुन, अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी टिल्ड। लू तियान ने भौहें सिकोड़ते हुए अपना हाथ हिलाया। नहीं मिस, मेरा हरीम पहले से ही मुझे सिरदर्द दे रहा है। मैं इसमें और फालतू लोगों को नहीं जोड़ सकता। अगले ही पल एक अदृश्य हथेली ने उसे कुचलकर रख दिया। लू तियान ने उसका अर्थ सोल फ्लैग और स्पेशल रिंग अपने कब्जे में ले ली। उसने उस स्त्री की आत्मा को अपने गॉड स्पेस के ऑल्टर ऑफ हेवन पर शुद्ध किया, जिससे उसकी सारी यादें लू तियान के दिमाग में आ गईं। उसे पता चला कि दुनिया में छिपे हुए राज उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक गहरे हैं। दिव्य ऊर्जा और नया सवेरा। ब्लैक घोस्ट संप्रदाय के बाकी बचे लोगों का सफाया करने के बाद लू तियान ने उनकी तिजोरी से ढेर सारी जड़ियां और स्पिरिट जेड इकट्ठा किए। उसने महसूस किया कि उसका चाओटिक फ्लावर अब 100 पंखुड़ियों वाले कमल में बदल चुका है, जिसमें अग्नि, जल, वायु, बिजली और यिन यांग जैसे सभी तत्व समाहित थे। अब उसके शरीर में न माना था न इंटरनल एनर्जी, बल्कि दिव्य पारा, लिक्विड मर्क्यूरी जैसा कुछ बह रहा था। उसकी शक्ति अब पौराणिक शियानशन योद्धाओं को भी मात दे सकती थी। संप्रदाय के पीछे एक ऊंची चोटी पर बैठकर उसने अपनी तलवार अबिस ऑफ स्टार्स में दिव्य ऊर्जा भरी। तलवार गूंज उठी और 5 फीट की विशाल तलवार में बदल गई। लू तियान का दिल उत्साह से धड़कने लगा। ओके, ये वाकई हो रहा है। शांत हो जाओ लू तियान, उसने चिल्लाकर कहा। तलवार चलो। लू तियान अपनी तलवार पर सवार हुआ और अबिस ऑफ स्टार्स एक टूटते तारे की तरह आसमान में उड़ चली। साफ नीले आसमान में उसकी दीवानी हंसी गूंज रही थी। वी फ्लाइंग स्वॉर्ड। आखिरकार मुझे उड़ने वाली तलवार मिल ही गई। वह अब वाकई एक स्वॉर्ड इमोर्टल तलवारधारी अमर बन चुका था। लू तियान जुन तियानयुन अबिस ऑफ स्टार्स की रफ्तार देखकर दंग रह गया। हालांकि दिव्य ऊर्जा की खपत ज्यादा थी, पर उसे यकीन था कि वह 2 घंटे से ज्यादा उड़ सकता है। उसने एमरल्ड स्काई फॉरेस्ट के ऊपर से एक छोटा सा दौरा किया। नीचे का नज़ारा अद्भुत था। वहां कई ऐसे पौराणिक जानवर घूम रहे थे जिन्हें दुनिया विलुप्त मान चुकी थी। लेकिन लू तियान की आइज ऑफ फॉर्चून ने जंगल के बीचों बीच एक छोटे से पहाड़ को देखा। उस पहाड़ पर एक खौफनाक सील लगी हुई थी और आसपास का स्थान स्पेस बहुत अशांत था। लू तियान को वहां से काली और लाल ऊर्जा निकलती दिखी, ऐसी ऊर्जा जो उसके लिए भी खतरनाक हो सकती थी। उसने तय किया कि वह इसके बारे में जानकारी जुटाएगा, पर अभी नहीं। ग्रेट एमरल्ड माउंटेन में प्रवेश। लू तियान को हुआ वाने की याद आए और वह सीधे ग्रेट एमरल्ड माउंटेन संप्रदाय की ओर उड़ चला। संप्रदाय के गेट पर पहरेदारों ने उसे रोका, पर जब लू तियान ने अपनी पहचान का टोकन दिखाया तो उनके तेवर बदल गए। पहरेदार ने बताया कि आज संप्रदाय का वार्षिक युद्ध टूर्नामेंट है, जिसमें कई बड़े संप्रदायों जैसे वुदांग, शाओलिन, माओशान के शिष्य हिस्सा लेने आए हैं। साथ ही तियानहाई ग्रुप का उत्तराधिकारी और 100 जेड पिल स्कूल का युवा मालिक भी वहां आया है। वह वहां हुआ वानर को प्रपोज करने के इरादे से आया है। लू तियान ने मुस्कुराते हुए सोचा कि तियानहाई ग्रुप दुनिया में भले ही बड़ा नाम हो, पर उसके सामने वह कुछ भी नहीं। हुआ वानर से मुलाकात। अंदर जाने पर उसकी मुलाकात हुआ वानर से हुई। वह हल्के हरे रंग के लिबास में किसी वुडल्फ जैसी सुंदर और शक्तिशाली लग रही थी। वानर ये देखकर हैरान थी कि वह लू तियान की आंतरिक ऊर्जा महसूस नहीं कर पा रही थी, जबकि लू तियान ने उसकी कल्टीवेशन मार्शल ग्रैंड मास्टर को एक पल में भांप लिया था। काफी समय बाद मिले लू तियान, पर तुम्हारे शरीर से खून की इतनी तेज महक क्यों आ रही है? वानर ने सूंघते हुए पूछा। लू तियान ने मासूमियत से जवाब दिया, रास्ते में कुछ कीड़े मकोड़ों ब्लैक घोस्ट संप्रदाय को साफ करना पड़ा, बस वही। एल्डर ली मिंग और पुराने किस्से। वानर उसे अपनी गुरु ली मिंग से मिलाने ले गई। ली मिंग 60 के करीब थी, पर उनकी त्वचा अभी भी चिकनी और झुर्रियों से मुक्त थी। उन्होंने लू तियान को बहुत ही ठंडी और नफरत भरी नजरों से देखा। प्रणाम आंटी मिंग, ये यूथ रिजुवेनेशन पेस्ट आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। लू तियान ने मुस्कुराते हुए अपना बनाया हुआ मरहम उन्हें दिया। ली मिंग ने कड़वी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है मुझे इन सब की जरूरत है? लेकिन फिर भी उन्होंने चुपके से वह पेस्ट स्वीकार कर लिया। लू तियान ने जब उनका इंटरनल मोनोलॉग मन की बात पढ़ा तो उसका चेहरा थोड़ा चकरा गया। ली मिंग मन ही मन सोच रही थी, धिक्कार है, ये लड़का बिल्कुल अपने दादा जैसा है। लड़कियों को कीमती चीजें देकर लुभाने की वही पुरानी आदत।
मुझे याद है कैसे जुन वुदाओ ने मुझे पहली बार वह क्रिम्सन स्पिरिट जेड दिया था। उफ, ये जुन परिवार। लुतियान समझ गया कि आंटी मिंग दरअसल एक सुंदरेक हैं, ऊपर से सख्त पर अंदर से नर्म। ठीक है, सच सच बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? लीमिंग ने लुतियान जुन तियानयुन की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा। हालांकि लुतियान महसूस कर सकता था कि उनका लहजा अब पहले से काफी नर्म हो गया था। एल्डरली को जवाब देते हुए, मुझे यहाँ कुछ काम था। लुतियान मुस्कुराया। आप तो जानती ही हैं कि जुन कबीले और ब्लैक घोस्ट संप्रदाय के बीच कैसे संबंध हैं। लीमिंग ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, वे कमीने। अगर हमारे पास शक्ति होती तो हम उन्हें बहुत पहले ही खत्म कर देते। दुर्भाग्य से हम ऐसा नहीं कर सकते। लुतियान ने रहस्यमयी ढंग से कहा, मुझे नहीं लगता कि अब आपको ब्लैक घोस्ट संप्रदाय के बारे में चिंता करने की जरूरत है। तुम्हारा क्या मतलब है? लीमिंग ने उसे गौर से देखा, पर लुतियान बस मुस्कुरा दिया। वानर की मासूमियत और एल्डर का आशीर्वाद। वहीं खड़ी हुआ वानर हुआ वोनेक ने चिढ़ते हुए कहा कि यह टूर्नामेंट बस अभिमानी बच्चों के दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। लुतियान ने उसे छेड़ते हुए पूछा, तो क्या आप खुद को बहुत बड़ा मानती हैं, मिस हुआ? वानर शर्म से लाल हो गई और तुनक कर बोली, मुझे मिस हुआ मत कहो, ये बहुत पराया लगता है। तुम मुझे वानर कह सकते हो। एल्डरली मिंग की हल्की खांसी ने माहौल को थोड़ा गंभीर बना दिया। उन्होंने लुतियान को टूर्नामेंट देखने और संप्रदाय में घूमने की अनुमति दे दी, हालांकि वे जानती थीं कि वानर लुतियान के लिए पूरी तरह पागल है। लीमिंग ने वानर को अकेले में समझाया कि वू चैंग उसे प्रपोज करने आ रहा है और संप्रदाय के मुखिया चाहते हैं कि यह गठबंधन मजबूत होता कि अज़ूर स्काई ग्रेव खुलने पर वे साथ मिलकर संसाधन जुटा सकें। वानर ने साफ मना कर दिया, मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करूंगी जो मुझसे कमजोर हो। रास्ते की रुकावट। वू चांग से भिड़ंत। जंगल के नज़ारों का आनंद लेते हुए लुतियान को वू चांग और उसके गुंडों ने रोक लिया। वू चांग, जो तियनहाई ग्रुप का उत्तराधिकारी था, बड़े अहंकार के साथ लुतियान को धमकाने लगा। अरे कमीने, क्या तूने वानर को लुभाने की कोशिश की? उसके बॉडीगार्ड ने गरजते हुए कहा। लुतियान ने शांत लहजे में जवाब दिया, माफ करना, मुझे कुत्तों का भौंकना समझ नहीं आता। वू चांग गुस्से से लाल हो गया, तुझे पता है मैं कौन हूँ? तियनहाई ग्रुप और 100 जेड पिलर स्कूल का वारिस। लुतियान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तियनहाई ग्रुप और तुम्हारा स्कूल चींटियों के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं है। इससे पहले कि झगड़ा बढ़ता, संप्रदाय के एक एल्डर ने बीच बचाव कर दिया। लुतियान वहां से हट गया, पर वह जानता था कि वू चांग अब जरूर कोई बेवकूफ़ी करेगा। टूर्नामेंट का आगाज और बड़ा धमाका। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू हुआ। लुतियान दर्शकों के बीच बैठकर विभिन्न संप्रदायों की तकनीकों का अध्ययन करने लगा। शाओलिन की प्योयांग शक्ति, वुदान की तलवारबाजी और मियाओ माउंटेन की जहरीली गु कला पॉइजन गु आर्ट। लुतियान ने गौर किया कि वू चांग बड़ी आसानी से राउंड जीत रहा था। उसने मन ही मन सोचा, कमीना चीटिंग कर रहा है, इसे तो बहुत बुरी तरह पिटने की खुजली है। अंत में वह मुकाबला आया जिसका सबको इंतजार था। हुआ वानर बनाम वू चांग। वू चांग बड़े गर्व के साथ स्टेज पर चढ़ा। वानर की सुंदरता को देखकर उसके मुंह से लार टपक रही थी। लड़ाई शुरू होने से पहले उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, मिस हुआ, मुकाबला शुरू होने से पहले मुझे कुछ कहना है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूरे अरीना में सन्नाटा छा गया। लुतियान ने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हुआ वानर, जिस पल मैंने तुम्हें देखा मुझे प्यार हो गया। मैंने यहाँ आने के लिए 100 जेड पिलर स्कूल के बाकी एल्डर्स से भी लड़ाई की है। वू चांग की आवाज़ में एक बनावटी गंभीरता थी। मुझसे शादी कर लो, इससे न केवल हमारे संप्रदाय करीब आएंगे, बल्कि तुम तियनहाई ग्रुप की मालकिन भी बनोगी। वानर ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे स्कूल या पैसों की परवाह है? क्या तुम मुझे पैसों से खरीदना चाहते हो? वू चांग हड़बड़ा गया, पर वानर ने उसे चुनौती दी, ठीक है, अगर तुम मुझे मुकाबले में हरा देते हो तो मैं इस बारे में सोचूंगी। वू चांग मन ही मन हंसा, पगली, तू जाल में फंस गई। अब तू मेरी गुलाम बनने के लिए तैयार हो जा। मुकाबला, कौशल बनाम खजाना। लड़ाई शुरू होते ही वानर तितली की तरह फुर्ती से घूमी और अपनी 2 तलवारों ब्लेड्स से वू चांग पर हमला किया। वू चांग ने अपनी तलवार निकाली, जिससे पन्ने जैसी हरी रोशनी निकल रही थी। ये जेड कटिंग स्वॉर्ड थी, एक शक्तिशाली जादुई हथियार। वानर की साधारण तलवारें उसके सामने टिक नहीं पा रही थीं। वू चांग ने अपनी तलवार से 100 जेड टाइडल वेव का प्रहार किया। दर्शकों में कानाफूसी होने लगी कि वू चांग बेईमानी कर रहा है, क्योंकि वह एक उच्च श्रेणी के जादुई हथियार का उपयोग कर रहा था, जबकि वानर के पास सिर्फ साधारण हथियार थे। वानर ने अपनी रिपलिंग वेव क्रशिंग पाम से वू चांग के सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसका प्रहार वू चांग के शरीर पर लगा, उसे एक पीछे धकेलने वाली शक्ति महसूस हुई। वू चांग के कपड़े फटने पर नीचे से एक हल्की लाल चमक वाली रेड सिल्क सॉफ्ट आर्मर दिखाई दी। कितने बेशर्म हो तुम! क्या यह मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट है या तुम्हारे खजानों का प्रदर्शन? वानर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। वू चांग ठहाका मारकर हंसा, नियमों में जादुई औजारों पर कोई रोक नहीं है। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम भी इस्तेमाल करो। लुतियान की गुप्त मदद। वानर निहत्थी हो चुकी थी और हार की कगार पर थी, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, अपनी तलवारें उठाओ और हमला करो, वे अब काम करेंगी। वानर चौंक गई, पीछे कोई नहीं था, पर उसे यकीन था कि यह लुतियान की आवाज़ थी। जैसे ही उसने अपनी तलवारें दोबारा पकड़ी, उसे उनमें एक अजीब सी भारीपन और तेजी महसूस हुई। लुतियान ने दर्शकों के बीच बैठकर अपनी शक्तियों से उन तलवारों को क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध अनचांटेड कर दिया था।
पासा पलट गया। वू चांग ने मजाक उड़ाया, वे बेकार तलवारें अब मेरा क्या बिगाड़ेंगी। लेकिन वानर किसी बाण की तरह उसकी ओर बढ़ी। इस बार जब धातु से धातु टकराई तो आवाज अलग थी। वूचांग का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसकी जादुई जेड कटिंग स्वॉर्ड के टुकड़े झड़ने लगे थे। वानर के एक जबरदस्त प्रहार ने वूचांग के सुरक्षा कवच को चीर दिया और उसकी कमर पर गहरा घाव कर दिया। वूचांग चीखता हुआ स्टेज से नीचे जा गिरा। विजेता हुआ वानर, एक नया धमाका। वूचांग के लोग उसे उठाने दौड़े। एल्डर ली मिंग ने ठंडे लहजे में कहा कि उनका संप्रदाय वूचांग का इलाज करेगा, पर उन्होंने चेतावनी भी दी कि वे अपने शिष्यों के खिलाफ किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगी। वानर जब स्टेज से उतरी तो उसने लूतियान को दर्शकों के बीच मुस्कुराते हुए देखा। वह समझ गई कि यह उसी का कमाल था। वह शर्मा गई। लूतियान उसके लिए किसी जादुई राजकुमार जैसा था जो हर मुसीबत में उसकी मदद करता था। जैसे ही ली मिंग और वानर वापस लौट रही थी, एक एल्डर दौड़ता हुआ आया और ली मिंग के कान में कुछ कहा। ली मिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या ब्लैक घोस्ट संप्रदाय, ब्लैक घोस्ट सेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया है। हुआ वानर के हट जाने के बाद टूर्नामेंट जल्दी ही समाप्त हो गया। विजेता ग्रेट एमरल्ड माउंटेन का लाओ गैंग रहा, जिसने मियाओ माउंटेन जनजाति के युवक को हराया। लाओ गैंग की फुर्ती और खंजर चलाने की कला ने सबको प्रभावित किया, लेकिन दर्शकों और एल्डर्स का ध्यान कहीं और था। पूरे संप्रदाय में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। विभिन्न संप्रदायों के एल्डर्स टूर्नामेंट छोड़कर मुख्य भवन में जमा हो गए थे। वहां ग्रेट एमरल्ड माउंटेन के मुखिया बेई किंगवू ने कुछ तस्वीरें दिखाईं, जिन्हें देखकर सबके होश उड़ गए। तस्वीरों में ब्लैक घोस्ट संप्रदाय, ब्लैक घोस्ट सेक्ट का खौफनाक मंजर था। पूरा संप्रदाय लाशों से अटा पड़ा था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात वह विशाल दरार थी जिसने मुख्य भवन को 2 हिस्सों में काट दिया था। ये तो तलवार का निशान है। वुदान तलवार पर्वत के एल्डर कांपते हुए बोले, क्या किसी ने एक ही प्रहार में पूरा संप्रदाय तबाह कर दिया? क्या ये स्वॉर्ड इंटेंट है? एल्डर ली मिंग ने गंभीरता से कहा, नहीं, यह उससे भी ऊपर है। ये यूनियन ऑफ स्वॉर्ड विद हेवन एंड अर्थ जैसा कुछ है। और जिस तलवार से ये किया गया है वह किसी साधारण हथियार की नहीं, बल्कि अमर देवताओं की तलवार, वेपन ऑफ इमॉर्टल्स लग रही है। सबको लगा कि शायद कोई शियानशन स्तर का पौराणिक योद्धा वापस आ गया है। लीमिंग को अचानक लूतियान की वह मुस्कुराहट याद आई जब उसने कहा था कि ब्लैक घोस्ट संप्रदाय अब समस्या नहीं रहेगा। क्या वह लड़का? नहीं, यह मुमकिन नहीं। उन्होंने अपना सिर झटका, पर उनके मन में संदेह घर कर गया। वानर की पूछताछ और लूतियान का जादू। इधर लूतियान शांति से बैठा संप्रदाय की खास शराब का आनंद ले रहा था। तभी हुआ वानर उसके पास आए और अपनी तलवारें मेज पर रख दी। तुमने क्या किया है? मेरी तलवारें अचानक इतनी हल्की और तेज कैसे हो गईं? वानर ने तीखी आवाज में पूछा। लूतियान ने मुस्कुराते हुए तलवार को छुआ। 1000 साल पुराने लोहे से बनी ये तलवार अच्छी तो थी, पर इसमें जादुई शक्ति की कमी थी। अब इसमें धातु, मेटल की तत्व शक्ति समाहित है। अब यह एक घातक जादुई हथियार, मैजिकल वेपन बन चुकी है। वानर ने हैरानी से पूछा, पर तुमने ये किया कैसे? लूतियान ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, जादू के स्पर्श, टच ऑफ मैजिक से। एक नया रोमांच शहर की ओर। वानर ने लूतियान को उसे वू चांग से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। उसने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा कि वह शादी के दबाव से ऊब चुकी है और आधुनिक दुनिया देखना चाहती है। मुझे यहाँ से दूर ले चलो, मैं शहरी दुनिया का अनुभव करना चाहती हूँ। लूतियान की आंखों में शरारत भरी चमक आए। क्या तुम तैयार हो? अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से ले जा सकता हूँ। अभी? वानर ने पूछा। अभी, लूतियान ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वानर ने जल्दी से अपने गुरु के लिए एक चिट्ठी लिखी और लूतियान का हाथ थाम लिया। लूतियान उसे एक एकांत जगह पर ले गया और पूछा, क्या तुम एक खास तरीके से सफर करना चाहोगी? 1 मिनट बाद एमरल्ड स्काई फॉरेस्ट की शांत वादियों में वानर की जोरदार चीख गूंजी। वाओ, क्या हम सच में उड़ रहे हैं? लूतियान अपनी उड़ती हुई तलवार पर सवार होकर वानर के साथ नीले आसमान को चीरते हुए आधुनिक शहर की रोशनी की ओर बढ़ चला। यंग मास्टर वांग, आप वाकई बिजनेस की दुनिया के चमकते सितारे हैं। आपकी ब्राइट सी कॉर्पोरेशन ने तकनीक में कमाल कर दिया है। अज्योर विंड सिटी के एक प्रीमियम क्लब में वांग मिंग बैठा था और लोग उसकी चापलूसी कर रहे थे। वांग मिंग के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी, पर वह जानता था कि ये लोग मौका मिलते ही उसे पीठ में छुरा घोंपेंगे। कुछ महीने पहले वह इस चापलूसी का आनंद लेता, पर अपने भाई लूतियान जुनतियानयुन की शिक्षाओं ने उसे परिपक्व बना दिया था। जब एक सुंदर लड़की ने उसे रिझाने की कोशिश की तो वांग मिंग ने उसे पैसे देकर हटा दिया। लोग हैरान थे, क्या ये वही अयाश वांग मिंग है जिसे वे जानते थे? वांग मिंग बालकनी से नीचे के फ्लो को देख रहा था, तभी उसकी नज़र एक ऐसे समूह पर पड़ी जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। क्लब में ड्रामा, लेई जिनकिंग का संघर्ष। नीचे मिडनाइट ड्रीम क्लब में वेस्टर्न कॉलेज के छात्रों का रियूनियन चल रहा था। लेई जिनकिंग ले जिचिंग वहां अपनी पुरानी सहेलियों के साथ बैठी थी। उसकी सहेली आन मेई अपने अमीर बॉयफ्रेंड और डायमंड नेकलेस का दिखावा कर रही थी और जिनकिंग की साधारण नौकरी और गरीबी का मजाक उड़ा रही थी। जिनकिंग जब ड्रिंक लेने उठी तो आन मेई के बॉयफ्रेंड गाओ ने उसका पीछा किया। उसने जिनकिंग को 10,000 युआन का लालच देकर उसे मदद, गलत इरादे का प्रस्ताव दिया और उसके कूल्हों पर हाथ रखने की कोशिश की। जिनकिंग ने बिना सोचे उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तड़ाक! थप्पड़ की गूंज ने सबका ध्यान खींचा। गाओ लड़खड़ाकर एक मोटे शख्स से टकरा गया, जिससे उस शख्स की महंगी शर्ट पर शराब गिर गई। वह शख्स ब्रदर गन था, जो उस इलाके का जाना माना गुंडा था। उसने 200,000 युआन के हर जाने की मांग की।
बदनामी और गुंडागर्दी। कमीने गांव ने सारा इल्जाम जिनकिंग पर डाल दिया और दावा किया कि वह उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। आनमेई ने भी जिनकिंग का साथ देने के बजाय उसे ही खरी खोटी सुनाई। ब्रदर गन ने हर्जाना बढ़ाकर 300,000 युआन कर दिया और जिनकिंग को धमकी दी कि अगर वह पैसे नहीं दे सकती तो उसे कमरे में चलकर सेवा करनी होगी। जिनकिंग के दोस्त पुलिस को बुलाने की कोशिश कर रहे थे पर ब्रदर गन के आदमियों ने उन्हें पीट दिया। जिनकिंग असहाय होकर रोने वाली थी और ब्रदर गन उसकी ओर हाथ बढ़ा ही रहा था कि तभी एक आवाज़ ने सबको चौंका दिया। उफ, इस क्लब में साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। कितनी सारी मक्खियां यहाँ भिनभिना रही हैं और बकवास कर रही हैं। सबने मुड़कर देखा। ऊपर बालकनी पर वांग मिंग खड़ा था, जिसके हाथ में वाइन का गिलास था और चेहरे पर लुतियान जैसा ही एक जानलेवा आत्मविश्वास। आपको इस उपन्यास की कहानी कैसी लग रही है? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसे ही शानदार उपन्यास लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।